सबसे पहले जो डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरुआत होती है वो रिलेशन, फंक्शन, इनसे शुरुआत होगी कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि रिलेशन का ज्यादा पार्ट रहता है वो अलजेब्रा के पार्ट से रहता है। रिलेशन अलजेब्रा पार्ट में रिलेशन हम पढ़ते हैं, उसी के साथ फंक्शन की भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल रहेगी वो डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित। डिफरेंशियल कैलकुलस का हिंदी में अर्थ रहेगा अवकलन गणित। इस पार्ट का रेशियो खूब सारा रहता है। क्या क्या टॉपिक हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें मुख्य मुख्य टॉपिक, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे रिलेशन की, सेकंड रिलेशन के बाद फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन, उसके बाद लिमिट, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा जाता है। तो मुख्यतः ये 5-6 टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें ये वाला टॉपिक रिलेशन जो है वो अलजेब्रा के साथ हम पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक यानी रिलेशन की थोड़ी बहुत परिभाषा देखेंगे, रिलेशन होता क्या है, फिर हम फंक्शन पे चलेंगे। फंक्शन के बाद ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन, फलन। फंक्शन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि फंक्शन से रिलेटेड चीजें, जैसे संबंध क्या होता है, रिलेशन किसे कहते हैं। तो फंक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे रिलेशन की। 2-3 बातें देखेंगे, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन को कैसे आप डिराइव, डिस्प्ले कैसे करते हैं, उसको निरूपित कैसे करते हैं, उसकी सामान्य सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन यानी फलन। फलन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी, वो रहेगा पार्ट आपका संबंध यानी रिलेशन, संबंध, संबंध। जब भी संबंध के बारे में हम बात करते हैं तो 2 समुच्चयों की यहाँ चर्चा होगी, सेट ए, सेट बी की बात करेंगे। तो समुच्चय आपको पता है कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है वो सेट कहलाता है। और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया जाएगा। इसके एलिमेंट्स जो है वो मंझले ब्रैकेट में स्मॉल लेटर्स के रूप में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ये कहलाता है सेट, ठीक है। जब एक या एक से अधिक सेट एक दूसरे से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, कोरिलेटेड हो, तब एक संबंध दर्शाते हैं। वो संबंध कैसा रहेगा उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि 2 नॉन वॉइड सेट, मान लीजिए कोई भी एरिक समुच्चय है, एरिक समुच्चय, 2 एरिक समुच्चय लेते हैं। पहला एरिक समुच्चय आपके पास ए रहेगा, दूसरा एरिक समुच्चय अपन बी लेते हैं। 2 एरिक समुच्चय, एक ए लेते हैं, दूसरा बी लेते हैं, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स में मान लीजिए एक समुच्चय आपके पास ए है, दूसरा समुच्चय आपने बी लिया, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, संबंध होता क्या है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ए के एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स ले लिए हमने ए बी सी, ठीक है। अगर संबंध ये दर्शाता है कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से जिस नियम या परिभाषा से संबंध यानी जुड़े हुए होते हैं, वो संबंध जो कहलाएगा वो रिलेशन कहलाता है। जिस नियम या परिभाषा से जुड़े होते हैं वो नियम या परिभाषा ही संबंध कहलाती है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं हम, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, संबंधों की डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि एरिक समुच्चय, एरिक समुच्चय ए के अवयव, एरिक समुच्चय ए के अवयव अन्य किसी एरिक समुच्चय बी के अवयवों के साथ, एरिक समुच्चय बी के अवयवों के साथ, बी के अवयवों के साथ जिस नियम या परिभाषा, कोई नियम हो सकता है, कोई परिभाषा हो सकती है, कोई सूत्र हो सकता है, जिस नियम परिभाषा से संबंध या जुड़े होते हैं, संबंध कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी का शब्द है, उसी को कह सकते हैं जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ हो, वह नियम समुच्चय
ए से बी में, वह नियम समुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है। वो नियम कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने समुच्चय ए में कोई एलिमेंट लिए, समुच्चय ए में मैंने बहुत सारे एलिमेंट इस प्रकार लिए। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, एरिक समुच्चय ए के अवयव एरिक समुच्चय बी के अवयव के साथ जिस नियम परिभाषा से संबंध या जुड़े हुए हों वह नियम क्या कहलाता है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहलाता है। वो संबंध कैसा भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए में मेरे पास एलिमेंट्स रहेंगे। ये समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3। दूसरा समुच्चय मैंने बी लिया, इस समुच्चय बी में एलिमेंट हैं 2 4 6। और एक रिलेशन में सेट करना चाह रहा हूं समुच्चय ए से समुच्चय बी में, एक नियम या परिभाषा या सूत्र में दे रहा हूं। वो सूत्र ये दे रहा हूं कि समुच्चय ए का समुच्चय बी से कोई रिलेशन है। रिलेशन इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स को मैं x नाम दे देता हूं, इसके एलिमेंट्स को मैं y नाम दे देता हूं। ठीक है, f ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ y ले लेते हैं कि समुच्चय b के एलिमेंट जो है वो इस रूप में जुड़े हुए हैं कि y जो है वो 2 ऑफ x, इस 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6। तो कोई y जो है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2 ऑफ x। तो समुच्चय a से b में इस प्रकार का जो संबंध रहेगा वो कहलाता है, एक विशेष नियम है, एक सूत्र है, एक परिभाषा दी, वो नियम कहलाएगा आपके संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब संबंध ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे अलजेब्रा वाला पार्ट में। वहां भी संबंध कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से संबंध के प्रकार होते हैं, तत्समक कौन सा होता है, संक्रामक कौन सा होता है, तुल्यता संबंध कैसे होते हैं, वो पार्ट हम पढ़ेंगे वहां अलजेब्रा के साथ। अपने काम की जो बात है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जिसकी शुरुआत कर रहे हैं वो है अपना फलन, वो है अपना फलन यानी फंक्शन, फलन यानी फंक्शन। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ये वास्तव में जो फंक्शन होता है वो एक प्रकार का विशेष प्रकार का संबंधी होता है। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंधी होता है। लेकिन ये संबंध होता कैसा है उसकी डिटेल हम आगे पढ़ रहे हैं। एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, विशेष प्रकार का कैसे होता है ये बात आप स्टार लगा के ध्यान रखेंगे। अच्छा, साथ साथ जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखते रहें ताकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपके पास काम आएगी। वैसे भी विद्वानों का मानना है कि 10 अलग अलग किताबें पढ़ने के बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़े, या जैसे भी आपके पास नोट्स हैं, चाहे वो क्लास नोट्स हो, चाहे आपके पास कोई बुक्स हो या कोई सीरीज हो आपके पास, तो उनका बार बार अभ्यास करें। तो विशेष प्रकार का संबंध होता है। डेफिनेशन देखें फलन की परिभाषा देखें तो फलन की परिभाषा क्या होगी कि संबंध है, इसका मतलब दो समुच्चय होंगे। पहली बात तो ये विशेष प्रकार का संबंध है, तो फलन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, संबंध से मिलती जुलती होगी, लेकिन एक विशेष तथ्य रहेगा। वो क्या रहेगा, किसी भी अरिक्त समुच्चय, परिभाषा वैसी की वैसी रहेगी, क्या की पॉइंट्स इसमें अलग होंगे, किसी अरिक्त समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से अद्वितीय रूप से कैसा संबंध रखता हो, अद्वितीय रूप से संबंध रखता हो। आ गई ना वापिस रिलेशन की बात कि संबंध तो है लेकिन विशेष प्रकार का है। कैसा संबंध रहे, अद्वितीय रूप से संबंध रखता हो, उसे फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फलन कहलाता है। और फलन भी कैसा फलन कहलाता है, परिभाषित फलन होना चाहिए। फलन भी कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए परिभाषित फलन। तो आप लैंग्वेज के रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ अद्वितीय रूप से संबंध रखता हो, परिभाषित फलन कहलाता है। ठीक है, इसे डिनोट करने का तरीका क्या है, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं,
डिनोट करने का तरीका रहेगा इसे फलन को इस रूप में डिनोट करते हैं कि फंक्शन a to b, यानी a से b में एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने फलन नाम दिया है। f a to b से निरूपित करते हैं, या लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर भाषा के रूप में इसको लिखना चाहें, भाषाई रूप में हम लिखने चाहें तो f समुच्चय a से b में एक फलन है, ठीक है। अब फलन को अगर डायग्राम के रूप में हम देखना चाहें कि फलन a से b में विशेष प्रकार का अद्वितीय संबंध कैसे है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम कि कोई भी फलन, कोई भी अरिक्त समुच्चय आपने a लिया, सबसे पहले कोई भी अरिक्त समुच्चय a लिया, इस समुच्चय a का समुच्चय b के अवयवों के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध r है। ठीक है, ये r अगर अद्वितीय रूप से संबंध रखता हो तब हम इस r को क्या नाम दे देंगे, ये r तब बन जाएगा f। पहले ये r था, अद्वितीय रूप से जब भी ये संबंध रखेगा तो ये r बन गया अब f बन गया। तो हमें विशेष बात यहाँ से ध्यान रखनी होती है कि a में मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, b में आपके पास एलिमेंट है 4 और 5। ठीक है, a का प्रत्येक अवयव b के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ हो, संबंध रखता हो। यहाँ लाइन जो विशेष दे रखी है वो ये है कि प्रत्येक अवयव, यानी यहाँ के कोई भी एलिमेंट जो है वो शेष नहीं रहने चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव काम आने चाहिए। कोई भी रिलेशन जब हम सेट करते हैं अद्वितीय रूप से सेट होने चाहिए, साथ में प्रत्येक अवयव होना चाहिए। और अद्वितीय रूप से संबंध, इस लाइन का क्या अर्थ है, मान लीजिए इस एक का संबंध इस 4 से है, इस एक का संबंध इस 4 से है, इस 2 का संबंध भी इस 4 से है और 3 का संबंध 5 से। ठीक है, इसको जब भी डिनोट करते हैं फंक्शन के रूप में, जब भी लिखेंगे तो f ऑफ x रिजल्ट के रूप में हम y लेते हैं, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ 1 लिया, 2 भाग कहलाते हैं, ये भाग आपका कहलाता है प्रांत, ये भाग कहलाता है प्रांत, ये भाग कहलाएगा आपका सहप्रांत। हालांकि इनके आगे डिटेल हम और पढ़ेंगे कि प्रांत सहप्रांत क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिचित्रण क्या होता है, इसे मैपिंग बोलते हैं। आगे थोड़ी सी डिटेल और पढ़ेंगे, उसमें 2 विशेष बातें रहेंगी, उनको हम नोट के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए इस f ऑफ x की जगह मैंने f ऑफ 1 लिखा, 1 का संबंध किसके साथ है, f ऑफ 1 का रिजल्ट आपको मिला 4, f ऑफ 2 लिखा, उसका रिजल्ट भी मिला हमें 4, तीसरा हमने लिखा f ऑफ 3, इसका रिजल्ट हमें मिला 5। यानी एक का तो अद्वितीय संबंध है ही है, और प्रत्येक अवयव का संबंध बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, यहाँ कोई भी अवयव शेष नहीं है। दूसरी बात, अद्वितीय संबंध, 1 का रिजल्ट जो है वो 4 आ रहा है, 1 का रिजल्ट जो है वो 4 आ रहा है, यहाँ 2 का रिजल्ट जो 4 आ रहा है। अब इस 1 का तो 4 के साथ अद्वितीय संबंध ही रहेगा, इस 2 का 4 के साथ अद्वितीय संबंध रहेगा, 3 का 5 के साथ अद्वितीय संबंध। तो प्रत्येक जो संबंध यहाँ है वो कैसा संबंध है, अद्वितीय संबंध है, अद्वितीय संबंध। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध रहेगा वो कैसा रहेगा, अद्वितीय संबंध रहेगा। दूसरी हम चर्चा करते हैं किसकी, अद्वितीय संबंध कैसे नहीं हो सकता, किसमें फलन हो सकता है, किसमें फलन नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई आपके पास a है, दूसरा आपके पास b है, a में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, b में एलिमेंट है मान लीजिए आपके पास 4 5, 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, 1 का संबंध हमने 4 के साथ दर्शाया, 2 का संबंध हमने 5 के साथ दर्शाया, लेकिन इस भाग का प्रत्येक अवयव जो है वो संबंधित नहीं है। पहली भाषा तो ये कहती है कि प्रत्येक अवयव जो है वो परिभाषित होना चाहिए। प्रत्येक अवयव a के
प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक से जरूरी नहीं है, यहाँ खाली भी रह सकता है, ए के प्रत्येक अवयव का बी के अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध हो, तो ये फलन नहीं होगा। दूसरी हम बात करते हैं, ए जो है वो बी के साथ संबंधित है, ए के 3 एलिमेंट वही लेते हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट 4 5 लेते हैं। अब एक का संबंध 4 से भी हो जाए, एक का संबंध 5 से भी हो जाए, 6 और 7 2 एलिमेंट और ले लेते हैं, 2 का संबंध 6 से हो जाए, 3 का संबंध 7 से। अब एक का संबंध जो है वो अद्वितीय नहीं मिल रहा कि f ऑफ 1 का मान, एक मान तो आ रहा है 4, f ऑफ 1 एक मान तो आ रहा है ये वाला 4, और f ऑफ 1 का दूसरा मान आ रहा है 4 आ रहा है और साथ में 5 आ रहा है। तो ये जो रिलेशन बना, दिस इज नॉट द यूनिक, ये यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि ये फलन नहीं होगा। ठीक है, अब दो बातें हमने पीछे की थी, एक प्रांत है दूसरा सह प्रांत है, एक प्रांत है दूसरा सह प्रांत है। इसी एग्जाम्पल में हम एक विशेष बात और देखते हैं, 3 आपके पास एलिमेंट हैं, इसके प्रांत के एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3, ठीक है, ये है प्रांत के एलिमेंट। दूसरा हमने सह प्रांत लिया, सह प्रांत के एलिमेंट 4 5, एक एलिमेंट में और ऐड कर देता हूं इसमें 6, 4 5 और 6, ठीक है, 4 5 और 6, 2 एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें। अब एक विशेष बात होती है कि समुच्चय ए का फलन जो प्राप्त होगा वो समुच्चय बी के अवयवों में से जो प्राप्त होता है वो तो होता है, जिसमें से प्राप्त होता है वो तो होता है सहप्रांत। जो जो एलिमेंट्स अपने को प्राप्त होंगे वो कहलाता है उसका परिसर। तो 3 बातें यहां से, प्रांत क्या होता है, हिंदी में जिसे डोमेन बोलते हैं, इंग्लिश में जैसे डोमेन बोलते हैं, हिंदी में प्रांत बोलते हैं। सह प्रांत को हम कहेंगे कोडोमेन, कोडोमेन, ये परिसर, परिसर के लिए शब्द यूज किया जाता है रेंज, ठीक है। तो यहां जो रेंज मिली आपकी कि इन तीनों का जो प्रतिबिंब मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है, उनमें से क्या क्या मिल रहा है, 1 एक तो 4 मिल रहा है, दूसरा 5। तो ये जो 2 एलिमेंट आपको मिले हैं, ये दोनों एलिमेंट आपके कहलाएंगे क्या, ये दोनों एलिमेंट आपके कहलाते हैं परिसर यानी रेंज, जिसमें से मिल रहे हैं। समुच्चय बी होता है सहप्रांत, समुच्चय ए कहलाएगा आपका प्रांत, ठीक है। अब देखिए 2-3 सामान्य सी बातें हम और करते हैं कि कोई भी फलन आपको इस रूप में दिया गया हो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप का कोई फलन दिया गया हो, तो नोट डाल के एक बात यहां नोट करेंगे, साथ साथ नोट में, नोट फर्स्ट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए से बी में, जहां x तो आपके पास क्या रहेगा, स्वतंत्र चर है, जहां x जो है वो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, जिसका मान, समझेंगे इसको क्या लाइन है, जिसका मान समुच्चय ए का, समुच्चय ए का कोई अवयव है, समुच्चय ए का कोई अवयव है, जबकि y का मान, जबकि y का मान समुच्चय b का कोई एलिमेंट है, समुच्चय b का कोई अवयव है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन, आपको a और b 2 एलिमेंट, वापस वही फंक्शन देखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला y है, ये वाला x है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन लिया, उसका रिजल्ट जो मिला वो a से b में, जहां x जो है वो स्वतंत्र चर है, जिसका मान समुच्चय a का कोई अवयव है, x का मान जो है वो समुच्चय a का कोई अवयव है, मान लीजिए x1 हो गया, x2 हो गया, ठीक है, f ऑफ x1 लिया, इसका प्रतिबिंब जो मिला वो मिला आपको y1, इसका प्रतिबिंब मिलेगा वो मिलेगा आपको y2। तो जहां x तो स्वतंत्र चर है, x को कोई मान देने पर y की वैल्यू प्राप्त होती है, तो x का मान तो अपने को मिलेगा समुच्चय a का कोई एलिमेंट, जबकि y का मान मिलेगा वो समुच्चय b का कोई एलिमेंट आपको यहां से मिलेगा, ठीक। इस लाइन की इतना सा अर्थ है कि समुच्चय a, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया हो, तो समुच्चय x का मान जो है वो स्वतंत्र चर होता है, वो किससे मिलेगा, समुच्चय a से। दूसरा जो मान है
y का मान है वो समुच्चय b का कोई एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ये जो संबंध आपको मिलता है, ये संबंध फलन कब होगा, परिभाषित फलन कब हो सकता है, अपरिभाषित फलन कब होता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तब समुच्चय कोई अवयव है, यह फलन यह संबंध फलन होगा यदि और केवल यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता हो, तो ये संबंध जो है वो फलन होगा। स्टार डाल के ये विशेष बात रहेगी, आप साथ साथ नोट कर लें। यह संबंध फलन होगा यदि और केवल यदि x जो है वो समुच्चय ए का प्रत्येक मान ले सकता हो, x जो है वो समुच्चय ए का प्रत्येक मान ले सकता हो। नंबर 2, पहली बात कि समुच्चय x जो है वो समुच्चय ए का प्रत्येक मान ले सकता हो, इसी संबंध की बात कर रहे हैं कि f ऑफ एक्स वाई जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए से बी में एक संबंध होगा या फलन होगा। तो ये संबंध फलन कब होगा, इसके लिए की पॉइंट है कि x जो है वो समुच्चय ए का प्रत्येक मान ले सकता हो। कि मान लीजिए समुच्चय ए में आपके पास जितने भी मान हैं 1 2 3 4 5, उस x की जगह हम f ऑफ x इज इक्वल टू y रख रहे हैं, तो प्रत्येक मान आना चाहिए f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, और उसका कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलता हो। सेकंड जो यहां से बात आएगी वो आएगी कि x के एक मान के लिए समुच्चय x के एक मान के लिए समुच्चय b में y का केवल एक मान हो। इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन का अर्थ है कि अद्वितीय मान हो। कैसा मान हो विद्यार्थियों, अद्वितीय मान हो। ठीक है, जो भी एलिमेंट लिए उसमें प्रत्येक x के एक मान के लिए समुच्चय b में y का केवल एक मान हो। ऐसा नहीं है कि इस एक के लिए दो मान हो जाए, y के लिए जैसे y1 भी हो जाए, इस f ऑफ 1 के लिए y2 भी मान हो जाए, तब ये पॉसिबल नहीं होगा कि इस x के एक मान के लिए समुच्चय b में y का केवल एक मान हो, यानी अद्वितीय मान हो। ठीक है, यहाँ एक बात और विशेष रहती है, नोट सेकंड में लिखे कि कोई भी संबंध जो है वो वास्तविक फलन कहलाता है। नोट के रूप में आप इसको लिख लें कि कोई भी संबंध परिभाषित फलन कब कहलाता है। कोई भी संबंध आपको दिया गया वो परिभाषित फलन कब कहलाता है, जब पहली बात तो उसका मान जो है वो परिमित प्राप्त हो, उस संबंध का मान जो है वो परिमित प्राप्त हो। दूसरा, उसका मान जो है वो वास्तविक प्राप्त हो। काल्पनिक मान जो होते हैं फिर वो फलन नहीं कहलाते। कोई भी संबंध परिभाषित फलन कहलाता है, परिभाषित फलन कहलाता है। कोई भी संबंध परिभाषित फलन कहलाता है, परिभाषित फलन कहलाता है यदि उसका मान क्या मिले, या तो उसका मान परिमित मिले या उसका मान परिमित और वास्तविक, या नहीं दोनों चीजें मिलनी चाहिए कि परिमित भी हो और वास्तविक भी हो। यदि उसका मान परिमित व वास्तविक हो, परिमित व वास्तविक प्राप्त हो। कोई भी संबंध जो है वो परिभाषित फलन एक फलन परिभाषित भी हो सकता है, दूसरा फलन अपरिभाषित भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कोई भी फलन कहाँ परिभाषित होता है, कहाँ अपरिभाषित होता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कोई भी संबंध परिभाषित फलन कहलाता है यदि उसका मान परिमित व वास्तविक प्राप्त होता हो। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 लेंगे। ठीक है, यहां हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल x
नॉट इक्वल टू 1 कि x का मान जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तब यहाँ ये फलन क्या हो जाएगा, परिभाषित। x के अलावा कोई भी मान ले सकते हैं, x जो है वो रियल नंबर से ले सकते हैं, कोई भी मान लेके देख लीजिए कि y इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं, 2 - 1 यानी 1/1, 1 मान आएगा। परिमित भी है और वास्तविक भी है, वास्तविक भी है और मान कैसा है, परिमित भी है। ये अपरिभाषित कब होता है, ये फलन अपरिभाषित कब होगा, वास्तविक नहीं होगा। और अपरिमित कब होगा, अपरिमित और वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब फलन क्या होगा, अपरिभाषित। नहीं वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, नहीं वाली स्थिति कब होगी कि दिए गए फलन का मान जो है वो वास्तविक नहीं हो, अपरिमित हो। ये अपरिमित कब होगा, दिया गया फलन अपरिमित कब होगा, तब की हम बात करें अगर इस x का मान नॉट इक्वल टू 1 है, तब तो ये परिभाषित हो जाएगा। अगर x का मान 1 है तो ये फलन जो है वो क्या नहीं होगा, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1 यानी 1/0 यानी अपरिमित। वास्तविक तो हो सकता है लेकिन मान कैसा आ गया विद्यार्थियों, अपरिमित मान हो सके, ठीक है। तब ये फलन क्या हो जाएगा, अगर अपरिमित मान आ रहा है तो फलन को हम कहेंगे कि परिभाषित नहीं है, दिया गया फलन क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये जो फलन है ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और क्या क्या फलन परिभाषित कब कब हो सकता है, परिभाषित। इससे हमें दो निष्कर्ष निकले कि फलन परिभाषित कब हो सकता है, फलन अपरिभाषित कब हो सकता है, अपरिभाषित, ठीक है। पहली बात, फलन परिभाषित तब होगा जब फलन का मान क्या हो, परिमित हो, फलन का मान परिमित हो तथा परिमित भी हो तथा वास्तविक मान हो, अब कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जिसका मान वास्तविक नहीं आ रहा लेकिन मान परिमित आ रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन साथ में लागू हो तभी कोई फलन जो है वो परिभाषित होगा। अपरिभाषित कब होगा, उसका मान अपरिमित हो, कोई भी फलन का मान अपरिमित यानी इन्फिनिटिव बन रहा हो, दूसरा उसका मान जो है वो काल्पनिक हो, वास्तविक नहीं हो, काल्पनिक हो। काल्पनिक होने का मतलब जैसे रूट में -1 आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है, तो फलन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन कब हो सकती है, जब रूट में मान लीजिए कोई भी आपके पास राशि है, कोई चर है, उस चर का, वेरिएबल का, उस चर का मान जो है वो या तो लेस देन 0 हो, या 1 में कोई ऐसी राशि बन रही हो कि इक्वल टू चर जो है वो इक्वल टू 0 बन रहा हो। तो ये दो कंडीशन होती है कि इसमें तो मान जो है वो कैसा आएगा, काल्पनिक, इसमें तो मान आएगा आपके पास काल्पनिक, दूसरा जो आएगा आपके पास वास्तविक मान, इसमें काल्पनिक मान आएगा, दूसरा ये वाला मान जो आएगा वो अपरिमित मान आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि फलन जो है वो परिभाषित नहीं होगा। कुछ एक फलन एग्जांपल लेके देखते हैं कि कौन सा फलन जो है वो परिभाषित है, कौन सा फलन अपरिभाषित है। जैसे एग्जांपल लिया कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, हमने रूट एक्स लिया। अब इस रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स में देखिए x जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 0, x जो है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, y 0 लिया तो फलन तो बन ही रहा है, ठीक है, लेकिन y का मान जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 0। अगर 0 से छोटा मान होगा, कहने का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, -1 लिया, -1 लेते ही मान आ गया आपके पास आयोटा का मतलब हो गया काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या आपको मिल रही है तब फलन क्या नहीं होगा, तब आपका फलन जो है वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि फलन को जैसे आलेखीय रूप में आप कैसे निरूपित कर सकते हो, फलन का आलेखीय रूप कैसा होता है, तो 4-5 एग्जाम्पल से हम बात करते हैं आलेखीय रूप में फलन। आगे जब हम प्रकार पढ़ेंगे, आगे हम अलग अलग फलनों के प्रकार पढ़ेंगे,
कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कौन सा होता है, सिग्नम फंक्शन कौन सा है, ये सारे फलन हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम सीख रहे हैं कि फलन होता क्या है, फलनों का हमें ध्यान कैसे रहेगा, हमें पता कैसे चलेगा। मान लीजिए आपके पास कोई ए दिया गया है, हालांकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। कोई फलन ए दिया गया है और दूसरा फलन आपके पास बी रहेगा। इस ए में आपके पास एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में आपके पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी फलन, मान लीजिए ए का प्रत्येक अवयव, ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना है, ए से बी में हम फलन परिभाषित करना चाह रहे हैं, तो इसका इससे संबंध हो। कितने अवयव, 3 एलिमेंट है, यहाँ आपके पास 4 एलिमेंट है, बिल्कुल हो सकता है पहला एलिमेंट जो है इसका प्रतिबिंब ये बन रहा हो, दूसरे का प्रतिबिंब ये बन रहा हो, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा हो, ठीक है। और ये हमने खाली छोड़ दिया, ये वाला भाग हमने खाली छोड़ दिया। तो कहने का मतलब पहली बात तो ये फलन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव जो है, प्रत्येक अवयव संबंधित नहीं है, प्रत्येक अवयव का संबंध नहीं है। ए के प्रत्येक अवयव का बी के अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध हो, तो पहली लाइन ही हट गई कि प्रत्येक अवयव के साथ संबंध नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं अद्वितीय संबंध वाली। अद्वितीय रूप से संबंध कैसे नहीं हो सकता, एक एलिमेंट, हमने एलिमेंट लिए, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहाँ आपके पास केवल 2 ही पॉइंट है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का संबंध भी इससे हो रहा है, इस एलिमेंट का संबंध इससे भी हो रहा है, 2 एलिमेंट और ले लेते हैं, ये इससे संबंधित होगा, ये इससे संबंधित होगा, है ना। तो इसके 2 उत्तर आ रहे हैं कि ये जो है वो इससे भी संबंधित है, ये जो है इससे भी संबंधित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है फंक्शन a to b जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा, फंक्शन नहीं है, ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं, ठीक है। दोनों मेथड से फंक्शन नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं, अगर कोई आलेख हो, कोई आपको सरल रेखा है वो किसी वक्र को काट रही है, कोई सरल रेखा किसी वक्र को काट रही है, तो वो भी एक फंक्शन का मेथड हो सकता है। मान लीजिए हम लेते हैं एक एग्जांपल में और ले लेता हूं, ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट हैं 4 5, बस 2 ही एलिमेंट लेते हैं। 1 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 4 जो है वो 4 से रिलेटेड है। ये फलन हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय संबंध आ रहा है। अद्वितीय यानी केवल और केवल एक ही आ रहा है, 4 आ रहा है, इस 2 का भी कोई ना कोई एलिमेंट केवल 4 आ रहा है। कब गड़बड़ हो सकती थी कि 2 उत्तर आ जाते कि f(1) का मान 4 भी है, f(1) का मान 5 भी आ रहा है, तब ये मामला गड़बड़ था, अभी तक ये ठीक है, ठीक है। तो ये फलन जो है वो हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ 3 अवयव यहाँ है, यहाँ भी 3 अवयव है, प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ हो रहा है, तो ये तो यूनिक भी है। और every element exists, every element is participating from A to B, और ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन। अब कोई एक विशेष बात आती है कि आलेख जो निरूपण करते हैं हम, एक आलेख के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वक्र आपको इस प्रकार दे रखा है, किसी वक्र को कोई सरल रेखा काट रही है, किसी वक्र को कोई सरल रेखा एक जगह से काट रही है, ठीक है, एक जगह से इसको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये फलन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर रही है तब ये फलन हो जाएगा। वहीं अगर ये वक्र जो है, ये जो वक्र है, मान लीजिए कोई वक्र इस रूप का है और ये इस रेखा को 2 जगह से प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 अलग अलग जगहों से, यानी एक वक्र के पास 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 2 अलग अलग जगहों से ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तब ये फलन नहीं है। किसी एग्जाम में ये बिल्कुल सीधा सीधी एक लाइन भी पूछी गई है, सीधी सीधी एक लाइन पूछी गई है, तो आप इसको साथ साथ नोट भी करते चलें, और इसमें विशेष बात जो रहेगी उसको नोट डाल के लिखें। नोट डाल के कैसे लिखें, यहाँ एक नोट लगा लें, नोट, दोनों का एरो लगाएं, फिर यहाँ नोट डाल के लिखें, दोनों तरफ एरो लगा के यहाँ एक नोट डाल के बात लिखें कि
यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा, यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा, यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा आलेख को, ग्राफ को, आलेख को एक से अधिक बिंदुओं पर, एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो यह आलेख करती हो, तो यह आलेख जो है वो फलन को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यह आलेख फलन को प्रदर्शित नहीं करता है। बिल्कुल आसान और बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, को प्रदर्शित नहीं करता है। कोई भी फलन आपको दिया गया हो, अगर उस फलन, यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा आलेख को एक से अधिक स्थानों पर काट रही है, एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह आलेख जो है वो फलन को प्रदर्शित नहीं करेगा। कौन सा वाला आलेख? ये वाला आलेख। ये फलन को प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि ये फलन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही जगह से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो आलेख है वो एक फलन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट भी करते चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन से इसमें से फलन है, कौन से इसमें से फलन नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं, 5-7 फलन लिखते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट, कि निम्न में से कौन से फलन हैं, कौन से नहीं है, फलन है या नहीं, फलन है, ऐसे लिखिए इसको, निम्न में से कौन से फलन, कौन से संबंध फलन है, निम्न में से कौन से संबंध फलन है, ये आपके लिए काम रहेगा। पहला मैं ले लेता हूं कोई फंक्शन, जैसे f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, और मैं यहाँ इनका डोमेन ले लेता हूं, एक डोमेन लेता हूं, दूसरा को डोमेन, ये वाला डोमेन रहेगा, और आगे मैं इसी के को डोमेन लिख रहा हूं, -1, 0 और 1 ले लिया, और को डोमेन में इसका ले रहा हूं 0, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट मैंने को डोमेन में ले लिए कि f of x इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स क्यूब -1, 0, 1, ये मैंने डोमेन ले लिया। ठीक है, सेकंड वाला रहेगा कि f of x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ x, डोमेन में वही रखता हूं, जैसे वही तो क्या, इसमें एलिमेंट अलग लेने पड़ेंगे, 0, 1, 4, और आगे एलिमेंट ले लेता हूं मैं -2, -1, 0, 1, 4। तीसरा मैं ले लेता हूं कि f of x इज इक्वल टू, केवल रूट x ले लिया मैंने, प्लस माइनस नहीं लिया, केवल मैं रूट x ले लेता हूं, है ना। रूट x का मतलब पॉजिटिव नंबर्स ही लेने होते हैं, वहां फिर से मैं 0, 1, 4 लेता हूं, माइनस का 2, -1, 0, 1, 4 एलिमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर 4, f of x इज इक्वल टू माइनस का रूट x ले लूं मैं, ये वाला मैंने केवल प्लस का रूट x लिया है, ये वाला मैं केवल माइनस का रूट x ले रहा हूं, है ना। इसमें मेरे पास एलिमेंट रहेंगे 0, 1, 4, इसमें एलिमेंट आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 4, 0, 1, 2, प्रत्येक में यहाँ 2, 2 रखिए, 0, 1, 2, यहाँ 0, 1, 2, यहाँ 0, 1, 2। अब इनमें से बताना कि निम्न में से कौन से संबंध जो है वो फलन है, कौन कौन से संबंध फलन हो सकते हैं। थोड़ी ब्रीफली बात कर लेता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला जो है वो संबंध नहीं होगा, पहला जो है वो फलन नहीं होगा, दूसरा जो है वो फलन नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा इस पर आप विचार करेंगे, पीछे हमने जो बात की है उस पर आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं इनकी थोड़ी सी हम और डिटेल देख लेते हैं कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिचित्रण क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल अपनी जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास है, तो ये चीजें भी अपने को सीखनी होती हैं इसमें। जैसे हम बात करते हैं किसी भी फलन का प्रांत क्या होता है, किसी भी फलन का सह प्रांत क्या होता है,
और उसका परिसर, फलन का प्रांत, सह प्रांत व परिसर। ठीक है, कोई भी फलन आपके पास रहेगा, मान लीजिए कोई फलन a है, a के एलिमेंट आपके पास x1 x2, कोई फलन आपने a लिया, इसमें एलिमेंट आपके पास x1 और x2 है। फलन b में आपके पास एलिमेंट जो हैं वो y1 और y2 ले लेते हैं। a से r में कोई संबंध है, a से b में कोई संबंध r है, वो संबंध अद्वितीय रूप से है, तब वो संबंध क्या बन जाएगा, फलन बन जाएगा। ठीक है, अब x जो है वो y से संबंधित है, इस x का y से कोई फलन बन रहा है, संबंध रख रहा है, तब यहाँ x1 को क्या कहेंगे, मैं प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा नाम बता देता हूँ कि x को क्या कहेंगे, y को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा और प्रतिचित्रण क्या होता है। अब देखिए दो बातें यहाँ से कि x1 का प्रतिचित्रण, इसके अकॉर्डिंग देखें तो x1 का प्रतिचित्रण क्या मिल रहा है, x1 का प्रतिचित्रण मिल रहा है आपको y1। इस x1 का प्रतिचित्रण अपने को क्या मिल रहा है, y1। ठीक है, अब हम बात करें कि इस y1 का, y1 क्या है, ये x1 का तो बोलेंगे प्रतिचित्रण है y1। अगर y1 के बारे में अपने को बताना पड़ जाए तो y1 क्या है, x1 का प्रतिबिंब, x1 का प्रतिबिंब। ठीक है, अब x1 को y के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, x1 का प्रतिचित्रण y1 है तो y1 हो गया x का प्रतिबिंब। अगर x1 को y के रेस्पेक्ट में बोलना पड़ जाए तब क्या कहेंगे, x1 कहेंगे y का पूर्व प्रतिबिंब, x1 हो जाएगा इस y1 का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, y1 क्या कहलाएगा, x1 का प्रतिबिंब, x1 क्या कहलाएगा, y1 का पूर्व प्रतिबिंब, ये कहलाएगा प्रतिबिंब, y1 का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, सेट A क्या कहलाएगा, सेट A कहलाएगा प्रांत, सेट A क्या कहलाएगा, प्रांत। सेट B क्या कहलाएगा, सह प्रांत, सेट B क्या कहलाएगा, सह प्रांत। अब f ऑफ a से b में जो रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए x1 और x2 दोनों जो है तो y1 के साथ रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो परिसर क्या मिलेगा, प्रांत में तो आपके पास कितने एलिमेंट रहेंगे, प्रांत रहेगा x1 और x2, सह प्रांत आपके पास हो जाएगा y1 और y2। लेकिन जिसके साथ ये रिलेशन बना रहे हैं दोनों y1 के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका प्रत्येक अवयव भाग ले रहा है, अद्वितीय संबंध भी आ रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, परिसर। परिसर में क्या मान आ जाएगा, केवल y1, केवल आ जाएगा आपके पास y1। अब इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स हैं अपने पास, वो आप नोट के रूप में लिखेंगे। की पॉइंट्स कैसे लिखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड की पॉइंट्स रहेंगे, वो की पॉइंट्स आप लिखिए। अभी हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, केवल थ्योरेटिकल पार्ट ही ले रहे हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न जो है वो इस प्रकार का कर दिया गया है कि थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कथन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, सत्य है सत्य के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही पूछे जा रहे हैं, कॉमन टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। तो इस पार्ट के लिए आप देखिए, पहला नोट डाल के 2-3 बातें हम यहाँ से लिखेंगे। नोट फर्स्ट में लिखिए, नोट फर्स्ट के रूप में कि यदि केवल फलन f ऑफ x दिया गया हो, यदि आपको केवल फलन जो है वो f ऑफ x दिया गया हो, यदि केवल फलन f ऑफ x दिया गया हो, उसमें कोई प्रांत या परिसर प्रदर्शित नहीं किया गया हो, प्रांत व परिसर प्रदर्शित नहीं किया गया हो, नहीं किए गए हों, तो प्रांत x के, ये जो प्रांत हम ले रहे हैं ना, वो x के उन मानों का समुच्चय होगा, जो प्रांत होगा वो x के उन मानों का समुच्चय होगा जो वास्तविक फलन होते हैं, x के उन मानों का समुच्चय है,
समुच्चय है जिनके लिए फलन f ऑफ x वास्तविक है। फलन क्या है? f ऑफ x वास्तविक है, जबकि सहप्रांत जो मिलेगा वो सहप्रांत वास्तविक संख्या मिलेगी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, है ना। सहप्रांत जो है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत लिया जाता है। किनको छोड़कर लिया जाता है? ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को छोड़कर। इनके अलावा जितने भी फलन आपको मिलेंगे उनका मान जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यदि केवल फलन f ऑफ x दिया गया है, प्रांत व परिसर प्रदर्शित नहीं किया गया हो, तो प्रांत x के उन मानों का समुच्चय है। केवल प्रांत जो है वो x के उन मानों का समुच्चय है जिनके लिए फलन f ऑफ x वास्तविक हैं, यानी r हैं, तो उसको वास्तविक फलन ही माना जाएगा। और इसका जो सहप्रांत होगा, कोडोमेन जो होगा, उसके मान हो जाएंगे माइनस अनंत से अनंत तक, और रेंज भी इन्हीं में से मिलेगी, परिसर भी इन्हीं में से मिलेगा। तो ये विशेष बात है कि यदि केवल फलन f ऑफ x दिया गया हो, साथ में उसके कोई प्रांत या परिसर प्रदर्शित नहीं किया गया हो, तो प्रांत जो है वो x के उन मानों का समुच्चय है जिनके लिए फलन f ऑफ x वास्तविक है। वास्तविक व परिमित है, परिमित शब्द भी आप लिख सकते हैं, जिनके लिए परिमित व वास्तविक है। और सहप्रांत जो है वो माइनस अनंत से अनंत के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन परिसर जो आएगा वो परिसर आएगा इनके बीच का भाग, यानी माइनस अनंत को छोड़कर प्लस अनंत को छोड़कर इनके बीच की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो उसका परिसर हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखें। ये तो हो गया प्रांत की बात। नंबर 2, जो सहप्रांत होता है, नंबर 2 में आप लिख लें कि सहप्रांत जो होता है वो होता है y के मानों का समुच्चय। x और y ले रहे हैं ना, a में x के मान है, b में y के मानों का समुच्चय। y जो है सहप्रांत जो है वो y के मानों का समुच्चय होता है, y के जितने भी मान होते हैं उनका समुच्चय होता है। तो परिसर क्या हो जाएगा? इसी में स्टार डाल के लिख लें। परिसर जो है वो इस सहप्रांत का उप समुच्चय हो जाएगा। परिसर जो है वो उप समुच्चय होगा किसका? सहप्रांत का। या तो आप पॉइंट नंबर 3 डाल के लिख लें या स्टार डाल के इसी में लिख लें कि कोई भी अवयव आपने लिया, कोई भी एलिमेंट समुच्चय A से ले रहे हैं, दूसरा समुच्चय B से ले रहे हैं, समुच्चय A के एलिमेंट x1 x2 हैं, समुच्चय B के एलिमेंट y1 y2 हैं। इसके लिए ये मान जो आएगा, ये जो सहप्रांत होगा y के मानों का समुच्चय। y के कितने मान हैं? y1 और y2 दो मान हैं। y के तो आपके पास कितने मान हैं? दो मान हैं, y1 और y2। x के मान जो है वो वास्तविक फलन हो ही जाएगा, ठीक है। अब इनका मान जो परिसर मिल रहा है, परिसर आपको कहां से मिल रहा है? परिसर हमेशा मिलेगा वो सहप्रांत से मिलेगा, ठीक है। मतलब इक्वल परिसर जो है वो सहप्रांत के इक्वल भी हो सकता है, सहप्रांत के इक्वल भी हो सकता है परिसर, और उसका सबसेट अवश्य ही होगा। ये बात आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एग्जाम में कई बार सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि किसी भी दिए गए फलन का परिसर, कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि किसी भी दिए गए फलन का परिसर उसके सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, नहीं होता, उसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, सत्य असत्य कथन में आजकल एग्जाम में ऐसे पैटर्न पूछे जाने लगे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि परिसर जो है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय या उसके इक्वल। और आरपीएससी में तो आजकल जो पैटर्न है उसमें कथनों के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले भी पूछे जाते हैं, कथन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख ले। नोट नंबर 2 लिख लिया, नोट 3 लिख लिया, नोट 4 और लिखेंगे एक। नोट नंबर 4 ये कहता है कि ऐसे फलन, नोट 4 कि ऐसे फलन जिसके प्रांत व परिसर दोनों, ऐसे फलन जिसके प्रांत व परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं के, प्रांत व परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हों, तो वह
समुच्चय हो तो वह वास्तविक फलन कहलाता है। तो ऐसे फलनों को क्या कहेंगे? वास्तविक फलन कहलाता है। अब वास्तविक फलन जिसके प्रांत व परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हों, तो ऐसा फलन जो है वो वास्तविक फलन कहलाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं कि प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है। हालांकि परिसर ज्ञात करने की विधियां जो है वो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। परिसर ज्ञात करने की विधियां जो है वो अलग से हैं। पहले हम देख रहे हैं कि प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है। एक आध क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस का आप 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, जो भी ले लें, कि माइनस में कोई वैल्यू ले लें। अब अपने पास होगा कि ये फलन वास्तविक कब होगा? फलन वास्तविक कब होगा? जब रूट में इसका मान जो है वो ग्रेटर देन 0 मिले। रूट में इसका मान क्या मिले? ग्रेटर देन 0 मिले या इक्वल टू 0 मिले। किसका मान? इस भाग का मान। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? फलन परिमित व वास्तविक होगा। परिमित तो हो जाएगा लेकिन वास्तविक कब होगा? परिमित व वास्तविक होगा तभी ये फलन परिभाषित होगा। परिभाषित फलन का ही प्रांत ज्ञात किया जा सकता है। परिमित व वास्तविक होगा यदि क्या हो? एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, अब असमीका के रूप में लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर अगर असमीका के रूप में लेंगे तो x का भाग जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये 5 इधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा x का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड ऑफ x लेते हैं। मॉड ऑफ x क्यों लिया जाता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है, तो मॉड ऑफ x के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। मॉड ऑफ x का मतलब हो गया कि x का मान जो है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये कंडीशन होती है, तब इसका मान हम मॉड ऑफ x ले लेते हैं। ठीक है, जब भी हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे इसकी कि मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 5। इसका मान जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। इसके दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं? एक तो मॉड ऑफ x का मान जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा मॉड ऑफ x का मान नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? मॉड ऑफ x का मान नेगेटिव होगा, इसका मतलब मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन हो जाए। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव मान होगा कि मॉड ऑफ x का मान जो है वो लेस देन 5 हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? ये वाली कंडीशन हो कि x लेस देन इक्वल टू -5, x का मान जो है वो रूट में -5 के इक्वल आ जाए। सॉरी कि x का मान जो है वो रूट में -5 आ जाए। एक कंडीशन ये हो सकती है। पॉजिटिव वाली कंडीशन रहेगी कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन √5 आ जाए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमें देखनी है। तब इसका प्रांत क्या होगा? इन्फिनिटिव में से केवल दो चीजें हटाई जाएगी। ये वाला भाग जो है वो माइनस वाला पार्ट जो है वो हटा देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो हटा देंगे, तब इसका प्रांत हमें क्या मिलेगा? तब हमें इसका प्रांत मिलेगा कि माइनस इन्फिनिटिव से माइनस का √5, ये वाला इंटरवल है ना, बंद अंतराल। ठीक है, और यूनियन लिया जाएगा पॉजिटिव √5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक, प्रांत में से क्या चीज हटानी है? ये माइनस वाला मान हटाना है कि इस भाग पर जो है वो फलन क्या नहीं होगा, इस भाग पर फलन परिभाषित नहीं होगा। इस भाग पर फलन जो है वो परिभाषित नहीं होता है। अगर फलन परिभाषित नहीं होता है तो इस भाग को हम हटा देंगे, और हटाने का तरीका है कि माइनस इन्फिनिटी, वास्तविक फलन जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, इस भाग को हम हटा देंगे, बाकी का मान जो है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब फलनों से रिलेटेड कुछ बीजीय संक्रियाएं होती है। एक विशेष बात और होती है कि समफलन विषम फलन भी होते हैं। हालांकि जब फलनों के प्रकार में पढ़ेंगे तो सम विषम फलन की कोई ज्यादा डिटेल आती नहीं है। जैसे अन्य बहुत सारे हैं, त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आ जाएंगे, महत्तम पूर्णांक फलन, तो उन सब की चर्चा करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट सम और विषम फलन के बारे में बात कर लेते हैं। सम या विषम फलन, इन कौन से फलन जो है वो सम होते हैं, कौन से विषम होते हैं, दो विशेष बातें यहां से रहेगी और कुछ नहीं है। सम फलन
सम फलन क्या होता है कि यदि किसी दिए गए फंक्शन में x का मान नेगेटिव रख दिया जाए और उसका वैल्यू फिर भी पॉजिटिव आए, जैसे cos में -x जो है वो cos x होता है, तो कैसा फलन हो जाएगा, ये सम फलन हो गया, है ना। जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर में अगर -1 का स्क्वायर ले लिया जाए तो भी +1 आएगा, +1 का स्क्वायर तो वैसे भी आता है। तो स्क्वायर वाली जितने भी पद होते हैं वो सम फलन होते हैं, cos में जितने भी माइनस वाले फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे, हमेशा सम फलन। दूसरा फलन जो है वो विषम फलन कौन से होते हैं, कि विषम फलन होते हैं कि f ऑफ -x का मान अगर -f ऑफ x आ जाए, अगर इसका मान क्या आ जाए, माइनस में f ऑफ x आ जाए, उस कंडीशन को भी हम क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि माइनस वाला फंक्शन आपको मिला कि f ऑफ -x का मान -f ऑफ x मिले, तब ऐसे फलन कहलाते हैं विषम फलन। जैसे साइन में बात करते हैं, साइन में -x होता है, साइन -x, तो इसका मान आ जाएगा -sin x, ठीक है, तो ये हो जाएगा विषम फलन। cos वाला हो जाएगा सम फलन। या x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 3, अगर इसमें -x की पावर 1 रख दें या -x की पावर 3 रख दें तो मान आ जाएगा -x और -x की पावर 3, यानी f ऑफ -x लिया था और मान आ गया माइनस में। ये फलन कहलाते हैं विषम फलन। अब हम चर्चा करते हैं एक विशेष बात यहाँ से, कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जो न तो सम होते न विषम होते हैं। ऐसे फलनों को न तो सम न विषम फलन कहा जाता है, न तो सम और न विषम फलन। कौन से वाले होते हैं न तो सम न विषम, कि f ऑफ -x लिया आपने जो कि नॉट इक्वल टू f ऑफ x, एक कंडीशन तो ये हो गई कि ऐसे फलन की f ऑफ -x लिया उसका मान f ऑफ x के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। एक आपने f ऑफ -x लिया उसका मान -f ऑफ x के इक्वल भी नहीं आ रहा, तो ऐसे फलन जो है वो क्या कहलाते हैं, न तो सम फलन होते हैं न ही विषम फलन होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनका मान न तो सम होता है न विषम होता है, ऐसे फलन जो है वो न तो सम न विषम फलन ही कहा जाता है। एक विशेष बात, सम और विषम फलनों को किस रूप में लिखा जा सकता है कि प्रत्येक जो फलन है उसको सम व विषम फलनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। नोट डाल के लिखेंगे इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या कैसे लिखेंगे कि यदि प्रत्येक फलन को सम एवं विषम फलनों के, प्रत्येक फलन को सम एवं विषम फलनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, योग के रूप में लिखा जा सकता है, कथन के रूप में पूछी जा सकती है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सम व विषम फलनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए होमवर्क मान सकते हैं आप, या आपको खुद को सॉल्व करने, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसके लिए वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 4-5 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, फलन क्या होता है, उससे रिलेटेड 5-7 प्रश्न है कि प्रांत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा sin x। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट में sin x माइनस में आ जाएगा रूट ऑफ 16, इन दोनों को एक साथ लिख लें एक्स स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन रहेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग में, पांचवा क्वेश्चन रहेगा लॉग में x क्यूब माइनस एक्स दे दें क्या, x क्यूब माइनस एक्स। छठा क्वेश्चन रहेगा आपके पास, इन दोनों को मैच करते हैं एक साथ,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/√4 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो रहेगा एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक जो बीजीय संक्रियाएं क्या होती है, फलनों पर बीजीय संक्रियाएं, कि दो फलन आपको x और y दिए गए हैं, उनमें f और g दो प्रकार के फंक्शन दिए गए हैं f और g, उनका y के रिस्पेक्ट में किस प्रकार फंक्शन कि उन दोनों का योग कैसे हो सकता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, फलनों की बीजीय संक्रियाएं। एक तो बात करेंगे बीजीय संक्रियाओं पर कि दिए गए फलनों पर बीजीय संक्रियाएं कैसे लगती है। दूसरा, फलनों के परिसर ज्ञात करना। फलनों के परिसर ज्ञात करने के 3-4 मेथड है, उसकी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में परिसर पूछा जाता है, रेंज पूछा जाता है, और सेकंड ग्रेड में तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से पार्ट रहता है। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बीजीय फलनों की बीजीय संक्रियाएं क्या हो सकती है, फलनों के परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बीजीय संक्रियाओं का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए दो फलन आपको दे दिया, f ऑफ g दे दिया और उन पर x लगा दिया, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया, इनसे रिलेटेड 2-3 पॉइंट हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हार्दिक स्वागत करता हूँ।